नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार और साइंस से डर लगता है तो यह क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस क्लास से आपको 5 से 7 नंबर आने की गारंटी है। पूरा क्लास अगर कीजिएगा तो आपको 5 से 7 नंबर फिक्स से आएगा ही आएगा, ठीक है। काहे कि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, कुछ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो पूरा क्लास आज हम लोग करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। कहीं कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100% क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको तनी सा भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही घर पर होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगा। आपको अभी का अभी 5 से 7 नंबर मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो क्या है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इससे पहले पढ़ते हैं, इसमें एक टर्म आता है जैव विविधता। क्या आता है? जैव विविधता। पहले समझते हैं जैव विविधता क्या होता है, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर। विविधता का मतलब होता है अंतर। जब किसी बच्चा का जन्म होता है, अगर उसका गुण ना ही उसके मम्मी पापा से मिल रहा है, ना ही उसके दादा दादी से मिल रहा है, ना ही नाना नानी से मिल रहा है, ना ही उसके अड़ोसी पड़ोसी किसी टोला मोहल्ला से मिल रहा है, ना ही उसके समाज में किसी से मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ अंतर हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैसे किसी बच्चा को, मान के चलिए कि जन्म लिया बच्चा, उसको पूछ हो गया। पूछ हो गया तो अब तो ना ही उसके मम्मी पापा को पूछ है, ना ही उसके दादा दादी को पूछ है, ना उसके टोला मोहल्ला में किसी को पूछ है, ना ही उसके समाज में किसी को पूछ है। इसका मतलब क्या हुआ? इस सभी से वो बच्चा अलग हो गया। जैसा उसका समाज था, जैसे उसके मम्मी पापा थे, वो सभी से बच्चा क्या हो गया? अलग हो गया, अलग टाइप का दिख रहा है। तो उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। समझ में आया जैव विविधता क्या होता है? यानी जैव विविधता में क्या होता है? जो बच्चा पैदा होता है, उसका जो गुण है, ना ही उस समाज से मिलता है, ना ही मम्मी पापा से मिलता है, ना ही दादा दादी से मिलता है, ना ही नाना नानी से मिलता है, मतलब किसी से नहीं मिलता है। वो सभी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैसे पूंछ निकल जाना, कुछ लड़की में दाढ़ी निकलने लगता है, दाढ़ी निकलने की संभावना रहता है, ठीक है। किसी किसी 6 उंगली निकल जाता है एक हाथ में। तो ये सब किसका लक्षण है? जैव विविधता का लक्षण है, ठीक है। तो जैव विविधता समझ में आया क्या होता है? जब अंतर हो जाता है जीवों के, ठीक है, उसके समाज के स्तर पर, उसके मम्मी पापा के स्तर पर, या उसके घर के स्तर पर जब अंतर हो जाता है बच्चा में, तो उसको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन पूछेगा जैव विविधता का है। जैव विविधता समझ में आ गया क्या होता है? यानी जब बच्चा का गुण उसके मम्मी पापा, समाज या किसी और से नहीं मिले, उससे अलग हो जाए, तो इसी अंतर को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है जनिक जनिक विविधता। दूसरा क्या होता है? कायिक विविधता। कायिक विविधता। पहला होता है जनिक विविधता, दूसरा क्या होता है? कायिक विविधता। अब पहले जनिक विविधता देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कायिक विविधता, ठीक है। तो जनिक विविधता नामे से लग रहा है, जनिक मतलब जो जननी है, जो जन्म देने वाला है, उससे ही विविधता आएगा। यानी अगर बच्चा में विविधता जन्मजात है, उसके लिए मम्मी पापा अगर जिम्मेवार है, तो उस विविधता को क्या कहा जाता है? जनिक विविधता। जैसे बच्चा खो गया, 6 उंगली निकल गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बच्चा जिम्मेवार है या टोला मोहल्ला जिम्मेवार है? नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके मम्मी पापा। उसके पेटे से आया है क्या? उसमें 6 उंगली आया। यानी जिस विविधता के लिए उसके मम्मी पापा जिम्मेवार हो, उसके जीन में जिम्मेवारी हो जाए, जीन में चेंजिंग हो जाए, जीन में चेंजिंग हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? जैनिक विविधता। यानी जैनिक विविधता में क्या होता है? उसके मम्मी पापा इसके लिए जिम्मेवार होता है, और जन्मजात होता है, जन्मे से विविधता होता है, इसको क्या कहा जाता है? जैनिक विविधता। तो जैनिक विविधता में क्या हो गया? जैसे पूछ आ जाना, किसी किसी बच्चा में पूछ आ जाता है, किसी किसी बच्चा में क्या होता है? यहीं से वो निकल जाता है। देखते होंगे किसी को पैर एक्टिव रहता है और यहाँ शरीर दूर हो जाता है, तो ये सब किस में आता है? जैनिक विविधता में आता है। यानी जैनिक विविधता क्या होता है? इसके लिए माँ बाप जिम्मेवार होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है?
जनन के समय से होता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, जीन के चेंजिंग्स होता है, जीन के बदलाव से होता है। वो आगे आप जस्ट पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, जीन के बदलाव से होता है। तो जनिक विविधता समझ में आया? यानी जो जन्मजात हो, जो जन्म से विविधता आ रहा है, उस विविधता को क्या कहा जाता है, जनिक विविधता कहा जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मम्मी पापा जिम्मेदार है, ठीक है, काहे उसके अंदर से आ रहा है, जनन के समय होता है। इसमें क्या होता है, जीन में बदली हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, जनिक विविधता हो जाता है। अब समझते हैं कायिक विविधता। कायिक विविधता क्या होता है? कायिक मतलब क्या होता है? कायिक मतलब होता है शरीर। कायिक मतलब एक तरह से क्या होता है, शरीर होता है। तो अब समझते हैं कायिक विविधता क्या होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, अगर उसको जंगल में भेज दिया जाए, जंगल छोड़िए, उसको चाइना भेज दिया जाए, बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा को उठा के चाइना में भेज दिया गया, कोई उसका अड़ोसी पड़ोसी रहता होगा, लेके चल गया चाइना, तो अब बच्चा हिंदी बोलेगा कि चाइनीज बोलेगा? जब बच्चा जुआन होगा, 5 7 10 साल का होगा, तो बच्चा हिंदी बोलेगा कि चाइनीज बोलेगा? स्वाभाविक सा बात है, कौन सी बोलेगा, चाइनीज बोलेगा, ठीक है। तो चाइनीज किसके कारण बोलने लगा, उसका वातावरण चेंज हो गया, यहाँ से वातावरण से अलग होकर दूसरे वातावरण में चल गया, इसलिए उसका स्वभाव क्या हो गया, अलग हो गया, तो चाइनीज बोलने लगा। उसी तरह से बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ, लेकिन जन्म के समय से बदलाव नहीं है, जन्म के बाद बदलाव हुआ। किसके कारण बदलाव हुआ, वातावरण के समय, वातावरण के कारण, समय के कारण, ठीक है, स्थान के कारण। यानी जब जन्म के बाद वातावरण, स्थान या समाज के कारण उसमें बदलाव होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कायिक विविधता कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा यहाँ जन्म लिया बिहार में, और उसको चाइना भेज देंगे तो चाइनीज बोलने लगेगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ जन्म लिया, अगर वो बच्चे जंगल में छूट गया और गलती से बच गया, जब 4 5 साल का होगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा। जैसे जैसे जानवर करता है वैसे वैसे करेगा, जैसे लोग चलता है वैसे चलेगा भी नहीं, जानवर जैसे चलेगा, जिसके बीच रहेगा वैसे ही चलने लगेगा। अगर बंदर की तरह रहेगा तो बंदर की तरह करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, विविधता क्या होता है, वातावरण के आधार पर भी होता है, समाज के आधार पर भी होता है। तो उस विविधता को क्या कहा जाता है, कायिक विविधता कहा जाता है, ठीक है। तो कायिक विविधता में क्या होता है, समाज एवं वातावरण के आधार पर हुए, वातावरण के आधार पर हुए बदलाव को क्या कहा जाता है, कायिक विविधता कहा जाता है, ठीक है। ई जन्मजात नहीं होता है, लेकिन ई क्या होता है, जन्मजात होता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, माँ बाप जिम्मेवार है, काहे अंदर से आ रहा है, जन्म के समय से होता है। लेकिन ई क्या होता है, बाद में होता है, जैसा माहौल दीजिएगा वैसा हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ बच्चा ठेठी में बोलता है, मम्मी के बाबूजी ऐसे ऐसे करना शुरू करता है। लेकिन जो विदेश का बच्चा है, जैसे अमेरिका का बच्चा, इंग्लिश में बोलना शुरू करता है, उसका मदर लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, काहे वहाँ सब इंग्लिश में बोलता है, तो वहाँ को जो आस पड़ोस का माहौल वो देखता है उसे सीखता है। तो जब वातावरण एवं समाज के आधार पर बदलाव होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कायिक विविधता कहा जाता है। समझ में आ गया? तो विविधता समझ में आ गया, यानी जब बच्चा में जब बदलाव हो जाता है, जो समाज से नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा से नहीं मिल रहा है, आस पड़ोस से नहीं मिल रहा है, उस बदलाव को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता कितना तरह का होता है, जनिक विविधता और कायिक विविधता। जनिक विविधता क्या होता है, जन्मजात होता है, जन्म से ही होता है, जैसे पूंछ निकल जाना, हिजरा और जन्म लेना, ये सब कौन सा है, जनिक विविधता। कायिक विविधता क्या होता है, समाज के आधार पर होता है, वातावरण के आधार पर होता है, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा समाज मिलेगा, वैसा उसका सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन लोग पढ़ लिए जैविक विविधता। अब उसके बाद पढ़ते हैं आनुवांशिकता क्या होता है, ठीक है, तब पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद तब पढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ऐसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, तो जाके ले लीजिएगा। चलिए अब आनुवांशिकता पढ़ते हैं, आनुवांशिकता क्या होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सुनते होंगे, किसी अन्य के मुंह से सुनते होंगे कि इसका मुंह गया है मम्मी पर, इसका होठ गया मम्मी पर, इसका नाक गया मम्मी पर, इसका बाल गया पापा पर, इसका आँख गया पापा पर, इसका जो है कान गया, या इसका दांत गया है दादा पर या दादी पर, नाना पर, ई गया दादी पर, वो गया दादा पर। इस तरह से बहुत बात सुनते होंगे, ठीक है। यानी उसका आँख गया मम्मी पर, उसका बाल गया पापा पर, बच्चा के बारे में सब बात बोला जाता है ना। तो ई काहे बोला जाता है, ई क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। यानी जब मम्मी पापा का गुण
जब उसके पापा में आ जाते, जब उसके बच्चा में आ जाता है, मम्मी पापा का गुण जब बच्चा में आ जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। यानी जब एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में आ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। जैसे मम्मी का आँख जैसन था, जब मान चलो किसी का आँख भूरा है, मम्मी का आँख भूरा है, अगर उसका बच्चा का आँख भी भूरा हो गया तो इसका वाला गुण क्या आ गया? बच्चा में आ गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता समझ में आया क्या होता है? यानी मम्मी वाला गुण जब बचवा में आ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। जरूरी नहीं है कि मम्मी बुलाएगा, हो सकता है पप्पू बुलाएगा, हो सकता है और बहुत ज़्यादा पीछे से आया होगा, दादा से आया होगा। ठीक है, तो बहुत को देखते होंगे कि दादा का जैसा नाक था वैसन हो जाता है, तो दादा वाला भी गुण आ सकता है, पापा वाला भी आ सकता है, मम्मी वाला भी आ सकता है। तो जब ई वाला गुण जब बच्चा में आता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता में समझ में आया क्या होता है? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? गुणों का हस्तांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। यानी आनुवांशिकता किसे कहा जाता है? माता पिता का गुण अगर बच्चे में आ जाता है, माता पिता का गुण अगर बच्चे में आ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के ट्रांसफर यानी हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? कौन चीज़ जिम्मेवार है? किसके कारण आनुवांशिकता होता है? किसके कारण गुण इधर से उधर जाता है? कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण गुण इधर से उधर जाता है, कुछ तो ऐसा होगा। तो क्या होता है इसके लिए? जीन, डीएनए एवं जीन। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीएनए एवं जीन। आनुवांशिकता के लिए, गुण ट्रांसफर के लिए, गुण इधर से उधर जो ट्रांसफर होता है, जैसे डाटा ट्रांसफर होता है ना इधर से उधर, उसी तरह आनुवांशिकता यानी गुण को ट्रांसफर के लिए कौन जिम्मेवार है? डीएनए एवं जीन। जैसे मोबाइल का डाटा अगर हमको अथी में करना है, लैपटॉप में करना है, तो कैसे करेंगे? या तो केबल लगा करेंगे या तो ब्लूटूथ लगा करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केबल है, केबल के थ्रू हो रहा है, या डाटा के वाईफाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू हो रहा है, तो ये दोनों जिम्मेवार है। तो उसी तरह आनुवांशिकता जो है, माता पिता का गुण जो बच्चा में आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? डीएनए एवं जीन के कारण आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीएनए एवं जीन। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहली बार जीन के बारे में किसने चर्चा किया था? जीन के बारे में कौन बताया था? तो जीन के बारे में सबसे पहले जो बताया था उसका नाम था जोहानसन। जीन के बारे में जो सबसे पहली बार जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम क्या था? जोहानसन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आनुवांशिकता। यानी आनुवांशिकता में जो गुण इधर से उधर हुआ, मम्मी पापा का गुण बच्चा में गया, इसके बारे में भी कोई ना कोई बताया होगा। अपने आप तो जाने नहीं, इसके बारे में भी कोई ना कोई बताया होगा। तो कौन बताया? इसके बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मेंडल भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसी ने आनुवांशिकता के बारे में बहुत बार बताया था, बहुत ज़्यादा इसने रिसर्च किया इस बात पर, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इसलिए इसके बारे में बहुत 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 बढ़िया से बताया मेंडल ने। इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंडल ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा था। ऐसे तो मेंडल ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, लेकिन उसमें से एक रिसर्च आपको पूछता है, ग्रेगर जॉन मेंडल का एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। एक प्रयोग उसने क्या किया था? मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। जो मेंडल ने एक प्रयोग किया था, कौन सी पर किया था प्रयोग? मटर के पौधे पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसने मटर के पौधा पर ही काहे किया प्रयोग? दूसरा पौधा काहे नहीं चुना? इसी पर बहुत ज़्यादा उसने रिसर्च किया। इसी पर रिसर्च काहे किए? काहे कि मटर का जो आयु होता है बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी मर जाता है, जल्दी जल्दी उग जाता है, और वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। और इसमें वैरायटी बहुत होता है। मटर में देखते होंगे एक बड़का मटर, एक छोटका मटर, किसी दाना बहुत चिकना चिकना होता है, किसी झुर्रीदार दाना होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, तो ढेवला के रहा, चटका के रहा, मंझला का रहा, बहुत बात होता है। तो इसलिए इसने मटर के दाना पर रिसर्च किया। पहला नंबर तो क्या था? मटर का दाना बहुत जल्दी हो जाता है, इसका अल्प
आयु क्या है, बहुत कम है, आयु कम होता है, कम दिनों में ही उग जाता है, कम दिनों में सब चीज़ हो जाता है, तो आयु कम था, क्या रिसर्च में ज़्यादा टाइम होता नहीं, इसलिए कम आयु था, इसलिए इसको चुना गया। दूसरा बात, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता होता है, अलग अलग किस्म का होता है, यानी इसमें किस्म क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग किस्म मतलब इसमें बड़ा वाला दाना वाला होता है, छोटा वाला दाना वाला होता है, मंझला वाला दाना होता है, कुछ हरा होता है, कुछ पीला होता है, ठीक है, कोई झुर्रीदार होता है, कोई चिकना होता है, तो इस टाइप से बहुत वेराइटी इसमें पाया जाता है मटर में, इसलिए मटर के प्रयोग पर किया, मटर पर रिसर्च किया था। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा मेंडल ने मटर का ही प्रयोग क्यों किया रिसर्च के लिए, तो मटर का प्रयोग इसलिए किया कि उसका आयु क्या होता है, कम होता है, जल्दी उग जाता है, जल्दी फल फूल दे देता है, और उसका जो होता है अलग अलग किस्म होता है। समझ में आया? अब समझते हैं उसने क्या प्रयोग किया, क्या रिजल्ट आया, अब उसके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं तब जगह मिलेगा, ठीक है। मेंडल ने प्रयोग में क्या किया, 2 पौधा लिया, दोनों क्या था, मटर का था, ठीक है। एक पौधा इसको मान लेते हैं 1 नंबर और इसको मान लेते हैं 2 नंबर, ये दोनों कौन सी का है, मटर का पौधा है, कौन सी का पौधा है, मटर का। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक उसने बड़का पौधा लिया यानी लंबा पौधा लिया, एक कौन सा लिया पौधा, एक छोटका पौधा यानी बौना पौधा लिया, एक लिया लंबा वाला, ये था लंबा वाला और ये था बौना, ठीक है। लंबा वाला टॉल यानी डबल टीस लिख सकते हैं, और इसको क्या किया, छोटकी टीस, ठीक है, छोटकी टीस। तो एक लिया लंबा वाला पौधा, एक लिया नाटा वाला पौधा यानी बौना वाला पौधा, 2 पौधा लिया। इसने क्या किया, मटर, इसमें लिखना क्या है, इसने मेंडल के प्रयोग में क्या किया, 2 पौधा लिया, दोनों मटर का था, एक लंबा वाला लिया, एक नाटा वाला लिया, बौना वाला लिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें पर परागन किया। पर परागन मतलब जो इसमें था, इसमें जो था परागकण, इसका परागकण निकाल के इस पर छींट दिया, और इसका वाला परागकण निकाल के इस पर छींट दिया, मतलब निषेचन का जो प्रक्रिया कराया किसके किया, इससे इसको करा दिया। निषेचन की प्रक्रिया किसको किसके करा दिया, इसको इससे करा दिया, यानी एक दूसरे से करा दिया, खुद में नहीं होने दिया। तो ये क्या किया, पर परागन किया, पर परागन। पर परागन किसे कहा जाता है, जब इसका वाला जो परागकण है निकाल के दूसरे पर छींट दिया जाता है, यानी दूसरे से निषेचन करा दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पर परागन। समझ में आ गया? तो पर परागन किया गया लंबा वाला पौधा को किसके साथ, छोटा वाला पौधा के साथ, तब क्या रिजल्ट हुआ उसके बारे में देखते हैं। तभी 4 अलग अलग प्रकार का पौधा निकला, 4 अलग अलग प्रकार का पौधा बना, कौन सा बना उसको देखते हैं। तो उसने एक चार्ट दिया, तो इसमें क्या था, एक लंबा पौधा था, एक नाटा पौधा था, ठीक है। तो लंबा पौधा को बड़की टी और नाटा पौधा को छोटकी टी से लिखा गया। फिर लंबा पौधा था और नाटा पौधा था, तो इससे क्या हुआ, ये क्या हो गया, डबल टी, ये क्या हो गया, टी टी, ये क्या हो गया, टी, अगर इसको बढ़िया से लिखा जाए तो टी टी, और ये क्या हो जाएगा, ये छोटकी टी और छोटकी टी क्या हो जाएगा, डबल टी। अगर ध्यान से देखिएगा तो डबल टी को क्या कहा गया, लंबा पौधा कहा गया, और डबल टी छोटकी वाला को क्या कहा गया, बौना पौधा कहा गया। तो ये दोनों है शुद्ध लंबा, ये क्या है, शुद्ध लंबा, ये क्या हुआ, शुद्ध बौना। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिएगा, टी बड़की और छोटकी दोनों आ गया, इसका मतलब इसका क्या होगा साइज, इसका जो साइज होगा बीच वाला होगा, नहीं लंबा होगा नहीं नाटा होगा, बीच वाला होगा यानी मीडियम साइज का होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, अशुद्ध लंबा। इसको क्या कहा गया, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा क्यों कहा गया, काहे कि मीडियम साइज का हो गया, नहीं बड़ा हुआ नहीं छोटा हुआ, एकदम बीच वाला हो गया, तो इसको क्या कहा गया, अशुद्ध लंबा कहा गया। ये कैसे आया, तो इसका चार्ट है, ये बड़का है, ये छोटका है, फिर ये बड़का है, ये छोटका है, ई टी मिला डबल टी हो गया, ई टी और ई टी मिला ई टी, फिर ई टी मिला ई टी डबल टी, ठीक है। डबल टी अगर दोनों बड़का वाला है तो इसको कहा गया शुद्ध लंबा, अगर दोनों छोटका वाला है तो इसको क्या गया, शुद्ध बौना, और अगर एगो बड़का है एगो छोटका है तो इसको क्या कहा गया, अशुद्ध लंबा। इस तरह से इसको कितना पौधा मिला, 4 प्रकार का पौधा मिला, एक मिला 4 तरह का प्रोडक्ट मिला, एक क्यों कौन मिला बहुत लंबा, एक मिला बहुत छोटा, और 2 मिला बीच वाला।
तो अब इसको समझते हैं इसने क्या बोला था। इसने बोला फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर जो विविधता देखने को मिला, क्या देखने को मिला, लंबा पौधा और बौना पौधा का अनुपात जो था कितना था। तो लंबा अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, ए लंबा है, ई भी लंबा है, ई भी लंबा है, नाटक है ना, ई भी तो लंबे है ना। तो 1 2 3, 3 गो लंबा था। बौना क्या को मिला, एक मिला, यानी 3:1। यानी फिनोटाइप के आधार पर जो लंबा और बौना का अनुपात है कितना है, 3:1। अब समझते हैं फिनोटाइप क्या होता है। बड़ा कन्फ्यूजन टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप उसको कहा जाता है जो बाहर से, वैसा लक्षण जो बाहर से दिख जाए उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। जैसे कुछ लक्षण बाहर से दिख जाता है, जैसे आपका जो कुछ लक्षण होगा, चलते चलते इधर उधर ना करना, वो बाहर से दिख जाता है, तो ये सब क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। ठीक है, चलते चलते मुँह ना करना, ना बता सकते हैं ना कर लेना, तो ये सब क्या हुआ, बाहर से लक्षण दिखने वाला है, तो इसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। जो लक्षण बाहर से दिख जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। समझ में आ गया। तो फिनोटाइप के आधार पर जो हम बाहर से दिख रहे हैं, बाहर से जो हम देख रहे हैं, तो बाहर से देख रहे हैं कि ई भी लंबा है, ई भी लंबा है, ई भी लंबा है, लेकिन ई क्या है, बौना है। तो फिनोटाइप के आधार पर जो इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो रिसर्च का जो रिजल्ट आया, क्या आया, लंबा और बौना पौधा का अनुपात कितना था, 3:1। समझ में आ गया। इसी में एक आता है जीनोटाइप। क्या आता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, जैसे कुछ लक्षण दिखता नहीं है, वो अंदर में रहता है। जैसे आपका अंदर से कैसन है, गुस्सेल है कि मस्त स्वभाव का है, वो अंदर का आपका है, झूठ बोलते हैं, कैसन है, घटिया है, कैसा है, मतलब कैसा इंसान है, वो अंदर से आपको जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा वो जान पाएगा। तो कुछ लक्षण क्या होता है, अंदर से दिखता है, अंदर में रहता है, वो दिखता नहीं है, बाहर से नहीं दिखता है, उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। यानी ये क्या होता है, जीन के आधार पर बदलाव को क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। तो जीन के आधार पर कितना तरह से बदलाव हुआ वो देखते हैं। तो जीनोटाइप के आधार पर क्या हुआ, अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, लेकिन ये तो लंबा है, बाहर से देखने में लग रहा है लंबा है, लेकिन इसमें भी बदलाव हो चुका है, इसमें भी क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है। तो इसका अनुपात किस तरह से बांटा, लंबा अनुपात शुद्ध लंबा बट अशुद्ध लंबा अनुपात शुद्ध बौना। तो इसका अनुपात कितना होगा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो अगर ध्यान से देखिएगा शुद्ध लंबा क्या गया, शुद्ध लंबा 1 के गया, तो क्या हो जाएगा 1। अशुद्ध लंबा कितना आया, अशुद्ध लंबा 2 है, एवी क्या हो गया 2। और शुद्ध बौना क्या है, 1 है, क्या हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1। समझ में आया क्या बोले। तो इस तरह से मेंडल का प्रयोग हुआ था। तो मेंडल ने प्रयोग के लिए कौन सी का प्रयोग किया था, कौन सी का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का। मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया था, मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया था कि उसका आयु क्या होता है, कम होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी होता है, बहुत ज़्यादा किस्म का होता है। ठीक है, इसलिए उसका प्रयोग किया। उसने क्या किया था, 2 पौधा लिया था मटर का, एक लिया लंबा वाला, बहुत लंबा वाला, एक क्या लिया, नाटा वाला लिया। लंबा वाला क्या कहा, डबल टी, और बौना वाला क्या कहा, डबल टी, छोटकी वाला। ठीक है, दोनों को क्या किया, पर परागन किया, स्वपरागन नहीं करने दिया, पर परागन मतलब खुद से परागन करवाया। ठीक है, अपने से परागन नहीं होने दिया, खुद परागन किया। तो पर परागन गया, पर परागन में क्या किया, एक रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या आया, 4 तरह का उसको पौधा देखने को मिला, 4 तरह के देखने को मिला, एक शुद्ध वाला, शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और 2 अशुद्ध लंबा। तो जो लक्षण बाहर से दिख जाता है उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, बाहर से दिखने वाला लक्षण होता है, इसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या हुआ, लंबा और बौना का अनुपात करते हैं 3:1। ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, जो लक्षण बाहर से नहीं दिखता है लेकिन वो अंदर में चेंज हो चुका होता है, अंदर में वो लक्षण होता है। तो जैसे ये देखिएगा, ये बाहर से लग रहा है लंबे है लेकिन इसके अंदर में चेंज हो चुका है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के आधार पर क्या आया रिजल्ट, जीनोटाइप के आधार पर आया शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, तीनों का अनुपात कितना आया, ये एव था तो एव आया, ये 2 था तो 2 आया, ये एव था तो एव आया, यानी 1:2:1 आया।
इस तरह से मेंडल के प्रयोग के बारे में अपना लोग पढ़ लिए। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या है कि इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस फील्ड में, आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इसलिए इसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जब ये सब बात बोला ना, उस समय इसका वैल्यू नहीं दिया गया था, 35 साल के बाद इसका वैल्यू दिया गया। उस समय कहता दूर पगला गया, ही कुछ बोल देता है। तो जब ये बात बोल के छोड़ दिया, किताब में लिख के छोड़ दिया, कहा नहीं मन हम लिख देते हैं, तो 35 साल के बाद इसके बाद का वैल्यू हुआ। कहा रे हाँ सही है बोला, फलाना सही है बोल के गया रे। तब इसको बुला के ला ला तोरा प्राइज़ देते हैं, तो बहुत सही बोला। तब उसको बुला के प्राइज़ वाइज दिया, सब बुक में नाम दिया, सब जगह नाम दिया। समझ में आया? यानी हो सकता है कुछ बात अभी समझ में ना आ, लेकिन आगे दिन में जब समझ में आएगा तब लोग आपको कहेगा हाँ फलाना सही बोला। वही बात यहाँ हो गया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, तब इसको पहले मिटाते हैं तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं समजात अंग एवं समवृद्धि अंग के बारे में। समजात अंग क्या होता है और समवृद्धि अंग क्या होता है, ठीक है। इसको समझते हैं पहले समजात अंग को। समजात मतलब क्या होता है? नामे से लग रहा कर समान जात। समजात मतलब समान जात, मतलब इस अंग का खासियत क्या होता है? देखने में सेम लगता है और उसका बनावट भी सेम होता है, लेकिन काम अलग अलग करता है। इसको क्या कहा जाता है? समजात अंग। देखने में सेम, समान जात जैसन, देखने में सेम और बनावट भी सेम, देखने में भी सेम और आकार एवं बनावट भी क्या होना चाहिए? समान। आकार एवं बनावट समान। तो इस अंग को क्या कहा जाता है? समजात अंग। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अपना हाथ है, दो हाथ है, कुत्ता का दो पैर है, अगला जो दो पैर है, या बिल्ली का जो दो पैर है, या गाय का जो दो पैर है, अगर ध्यान से देखिएगा तो जिस तरह से अपना लोग का है या बिल्ली का जो है, बिल्ली का जो दो पैर है अगला, जिस तरह से अपना हाथ है, तो अपना हाथ में भी क्या है? यहाँ पर एक हड्डी है, यहाँ पर एक हड्डी है, इस तरह से यहाँ अपना हिलता डुलता है। उसी तरह से बिल्ली का भी अगला जो दो पैर है उसका भी होता है, सेम है। उसका भी यहाँ पर अथी है, हड्डी है, उसके बाद आगे में फिर हड्डी है, बीच में जॉइंट है। लेकिन अपना लोग उसका काम, इसका काम क्या करते हैं? हाथ का काम करते हैं काम करने के लिए, खाना खाने के लिए या कुछ करने के लिए। लेकिन वो लोग क्या, कौन सी का काम करता है? वो लोग काम करता है चलने के लिए। यानी देखने में क्या है? उसका समान है, बनावट भी समान है, लेकिन काम क्या है? अलग अलग है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? समजात अंग। तो समजात अंग में क्या होता है? देखने में सेम लगे, उसका आकार भी बनावट, आकार एवं बनावट भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन काम क्या होना चाहिए? अलग अलग। काम क्या होना चाहिए? अलग अलग। काम अलग होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है? समजात अंग। समजात अंग में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? मनुष्य का हाथ, बिल्ली का अग्रपाद। अग्रपाद मतलब क्या होता है? आगे वाला पैर। आगे वाला पैर को क्या कहा जाता है? अग्रपाद। मनुष्य का हाथ एवं बिल्ली का अग्रपाद क्या हो जाएगा? कुत्ता का भी हो जाएगा। अग्रपाद क्या हो जाएगा? समजात होगा। चमगादड़ का भी अगर देखल जाए, चमगादड़ का भी जो अग्रपाद होता है कैसा होता है? मनुष्य के हाथ जैसा ही होता है। यहाँ पर रहता है हड्डी, फिर यहाँ पर भी रहता है हड्डी, बीच में रहता है जॉइंट, ऐसे ऐसे हो सकता है। ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? समजात अंग का एग्जाम्पल। ये तीनों कैसा है? समजात अंग का एग्जाम्पल। जैसे अपना लोग का दांत और हाथी का जो खाने वाला दांत है, दिखाने वाला दांत अलग होता है, जो खाने वाला दांत है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? समजात अंग का। जैसे अपना लोग का हाथ दांत होता है इंसिजर आगे में, उसी तरह से उसमें भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? अपना लोग का दांत, मनुष्य का दांत, मनुष्य का दांत, हाथी का दांत कौन सा अंग का एग्जाम्पल है? कौन सा अंग का एग्जाम्पल है? समजात अंग का एग्जाम्पल। समझ में आया समजात अंग क्या होता है? समजात अंग का मतलब हुआ समान जात, मतलब देखने में समान रहे, बनावट भी समान हो, आकार भी समान हो, लेकिन काम क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है? समजात अंग। समजात अंग का एग्जाम्पल कौन है? यही दो तीन को जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछता है। कहेगा कि मनुष्य का हाथ, बिल्ली का अग्रपाद, चमगादड़ का अग्रपाद किसका एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल? तो ऑप्शन ए पर आता है समजात अंग, तो मार देना है समजात अंग, ठीक है। अब समझते हैं समवृद्धि अंग। समवृद्धि अंग को समरूप अंग भी कहा जाता है। समवृद्धि अंग या समरूप अंग। समरूप अंग ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखने में अलग अलग रहता है, इसका बनावट क्या रहता है? अलग अलग रहता है, लेकिन काम क्या करता है? सेम। इसमें हो जाता है उल्टा, बनावट क्या होता है? अलग अलग, बनावट अलग,
बनावट होता है अलग अलग, लेकिन काम क्या होता है? सेम। काम क्या होता है? समान। तो इसको क्या कहा जाता है? समवर्ती अंग या समरूप अंग। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बनावट क्या हो गया? अलग अलग हो गया, और काम क्या हो गया? समान हो गया। जैसे अगर देखिएगा, पक्षी जो चिड़िया है, इसका जो पंख होता है, पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, कीड़ा मकोड़ा क्या कहा जाता है? कीट कहा जाता है। तो कीट का पंख। अगर तीनों का काम देखिएगा, ये तीनों का काम क्या होता है? उड़ना। पक्षी का भी पंख उड़ने में काम देता है, चमगादड़ का भी पंख उड़ने में काम देता है, कीट का भी पंख उड़ने में काम देता है। ये तीनों का काम क्या होता है? उड़ना। तीनों का काम हो गया उड़ना, ठीक है। लेकिन बनावट अलग अलग होता है। कैसे होता है अलग अलग? ये जो पक्षी है, ये जो पक्षी है, पक्षी में क्या होता है? इसका जो पंख है, पक्षी का जो पंख है, उसमें पतला पतला सा अस्थि होता है ताकि टूटे नहीं। यानी इसके पंख में क्या होता है? अस्थि होता है। पंख में अस्थि, पतला पतला सा अस्थि, मतलब हड्डी रहता है। पंख में क्या रहता है? हड्डी रहता है। जो चमगादड़ का पंख रहता है, इसमें हड्डी नहीं रहता है, ये केवल चमड़ा का बना होता है, यानी त्वचा का केवल बना रहता है। इसका जो पंख है कौन सी का बना रहता है? त्वचा का बना रहता है। और इसका पंख, कीट का पंख बना रहता है काइटिन का। किसका बना रहता है? काइटिन का। किसका बना रहता है? काइटिन का। अगर ध्यान से देखिएगा, काम क्या है? तीनों का तीनों सेम है, तीनों का काम उड़ना ही है, लेकिन बनावट अलग अलग है। इसमें अस्थि है, इसमें अस्थि नहीं है, खाली चमड़ी का बना हुआ। इसमें तो दोनों चीज़ नहीं है, काइटिन का बना हुआ है। समझ में आया? यानी क्या हो गया? बनावट अलग अलग हो गया, काम सेम हो गया। इसको क्या कहा जाता है? समवर्ती अंग या समरूप अंग। इससे ज़्यादा यही पूछता है। तो समझाता अंग एवं समवर्ती अंग समझ में आ गया। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होता है, इसका आयु कैसे पता करते हैं। जैसे किसी आदमी का आयु पता करना है कि कितना साल का है एग्जैक्ट, अगर वो झूठ बोल रहा है तो पता करना है, तो एग्जैक्ट पता करना है तो कैसे पता करेंगे, इसके बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद तब पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं जीवाश्म क्या होता है, ठीक है। जीवाश्म क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई जीव मर जाता है और जब धरती के नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? बहुत दिन के बाद, लाखों सालों में, वो चट्टान का रूप ले लेता है। जब कोई जीव मर जाता है और धरती के नीचे धीरे धीरे चल जाता है तो लाखों सालों में, बहुत साल के बाद, वो चट्टान का रूप ले लेता है, पत्थर का रूप लेता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, उसी पत्थर पर, मान चलो ये पत्थर बन गया, उसी पत्थर पर इसका निशान छूट गया, इस तरह से निशान छूट गया, या उसका हड्डी का निशान छूट गया, या कोई अवशेष मिल गया, हड्डी का टुकड़ा मिल गया, तो उसी टुकड़ा को या निशान को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म समझ में आया क्या होता है? तो जब जीव मर जाता है और धरती के नीचे गिर जाता है, धरती के नीचे दब कर मर जाता है, तो लाखों सालों में चट्टान बन जाता है। और उस चट्टान पर अगर उसका कोई निशान मिल गया या उसका शरीर का कोई अवशेष मिल गया, मतलब सड़ा गला कुछ मिल गया, तो उस अवशेष या उस निशान को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म समझ में आया क्या होता है? तो मान चलो कोई जीव मरा, ये जीव था, मान लो ये जीव था, या कोई पेड़ पौधा था, यही पेड़ पौधा था, ये क्या हो गया? दब के मर गया। जब दब के मर गया तो लाखों साल में क्या बन जाएगा? चट्टान बन जाएगा, ठीक है। या चट्टान बन जाएगा या तो पेट्रोलियम बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। तो अगर इसका कोई चिन्ह रह गया यहाँ पर, तो उस चिन्ह को, या इसका मान चलो हड्डी का कोई टुकड़ा रह गया, तो उस हड्डी के टुकड़ा को क्या कहा जाएगा? जीवाश्म कहा जाएगा। जीवाश्म इसका डायनासोर को भी मिला था, तभी पता चला कि हाँ डायनासोर भी कोई जीव था, नहीं तब उन लोगों को की पता है कि डायनासोर बहुत दिन पहले विलुप्त हो गया था। तो इसी तरह से जब कोड़ा गया, खोदते 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 कोड़ा गया, तो जब कोड़ाई निकला, देखा एक अजीब प्रकार की हड्डी है, अजीब प्रकार का स्ट्रक्चर है, अजीब प्रकार का, तब लोग दिमाग लगाया वो डायनासोर इस तरह से होगा, इसका अस्थि ये है, इसका हड्डी ये है, तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग लगाया जाता है। तो अब जीवाश्म समझ में आया क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा जीवाश्म का आयु हम कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जीवाश्म क्या है, ठीक है, और उसका आयु हम कैसे पता करते हैं। जीवाश्म क्या है पता चल गया, ठीक है। क्या है? जब कोई जीव मर जाता है तो लाखों साल में वो चट्टान का रूप ले लेता है। अगर उस पर कोई निशान बन गया या उसका कोई अवशेष मिल गया तो इसको क्या कहा जाएगा? जीवाश्म कहा जाएगा। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब जीवाश्म का आयु पता करने का कितना विधि है? दो विधि है। कितना विधि है? दो विधि है। कौन कौन विधि है देखते हैं। जीवाश्म का आयु पता करने का
जीवाश्म का आयु, जीवाश्म का आयु पता करने का दो विधि। एक विधि है धरती का परत, धरती का परत। दूसरा है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि, काल निर्धारण विधि। पहला क्या है धरती का परत, दूसरा क्या है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। तो पहले समझते हैं धरती का परत वाला, ठीक है। धरती का परत मतलब क्या होता है, देखिए कोई जीवाश्म हमको मिल गया धरती के इतने दूराम, ये मान लेते हैं धरती है, कोई जीवाश्म हमको यहाँ पर मिल गया और कोई जीवाश्म हमको यहाँ पर मिला, मान लेते हैं 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो ये ऊपरी भाग में मिल गया, इसका मतलब इसका एज जो होगा कम में होगा, काहे कि अभी जस्ट अंदर गया है। लेकिन कोई बहुत दूर मिला, कोर रहे बहुत दूर मिला, इसका मतलब इसका आयु क्या होगा ज़्यादा होगा और इसका आयु क्या होगा कम होगा। इस तरह से अंदाज लगाया जाता है। जो ऊपरी भाग में धरती के ऊपरी भाग में मिलता है उसका आयु क्या माना जाता है कम माना जाता है, और जो धरती के निचले भाग में जो ज़्यादा गहराई में मिलता है उसका आयु ज़्यादा माना जाता है। जैसे कोई चीज़ दबा है तो दबते दबते अंदर जाएगा, अगर कोई चीज़ ऊपरे में इसका मतलब अभी हाल फिलहाल दबा है। इस तरह से अंदाज लगाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं रेडियो काल निर्धारण विधि क्या होता है। क्वेश्चन इससे पूछता है ज़्यादा, क्वेश्चन पूछेगा रेडियो काल निर्धारण विधि से आप क्या समझते हैं, तो कैसे लिखना इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। मान लेते हैं कोई मोमबत्ती है, क्या है मोमबत्ती है और ये जल रहा है, क्या बोल रहा है जल रहा है। ये ऐसा मोमबत्ती है कि 1 घंटा जल सकता है। ये पूरा का पूरा मोमबत्ती जलने में इसको कितना घंटा का टाइम लगता है 1 घंटा का टाइम लगता है। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा ये पूरा का पूरा एक मोमबत्ती को जलने में कितना टाइम लगता है 1 घंटा का टाइम लगता है। मान चलो कि हम इसको जला के घर से कहीं चल गए, किसी काम से घर से बाहर चल गए और मोमबत्ती जल ही रहा है, कोई आया मोमबत्ती को बुझा दिया, तब तक मोमबत्ती आधा जल चुका था, तब तक कितना जल चुका था आधा जल चुका था। तो अभी बताओ कितना देर तक जला होगा, आप लोग बताइए कितना देर तक वो जला होगा। तो इसका मतलब आधा जल गया, टोटल जलने में इसको 1 घंटा का टाइम लगता है, तो आधा जल गया तो कितना घंटा जला होगा आधा घंटा जला होगा। यानी इस मोमबत्ती कितना घंटा जला होगा आधा घंटा जला होगा। इसी सिद्धांत पर इसी तरह से इस कोई भी जीवाश्म का आयु इस विधि के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। जितना भी जीव है सभी जीव के अंदर कुछ न कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। सभी जीव के अंदर क्या होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब क्या रहता है कार्बन रहता है। कौन सा कार्बन कार्बन C14 जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो हर एक जीव सभी जीव के अंदर क्या होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है C14 होता है, ठीक है। C होता है नहीं कार्बन होता है, कार्बन 14 होता है। और इसका विशेषता क्या है बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे खत्म होता है, बहुत धीरे जखने से लोग जन्म लेता है तखने से धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। धीरे खत्म होते होते इसको बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लग जाता है। जब खत्म हो जाता है तो इसी खत्म होने से इसी पदार्थ को खत्म होने से चेक कर लेता है कि कितना खत्म हुआ है। वैज्ञानिक को अंदाज है, जो रिसर्च करता है उसको तो अंदाज है ये जो कार्बन है इसके शरीर में जो आदमी का शरीर में कार्बन होता है कितना साल में खत्म होगा, अभी तक में कितना खत्म हुआ है इससे अंदाज कर लेता है, तब उसका आयु पता चल जाता है। समझ में आया नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। रेडियो काल निर्धारण विधि में क्या किया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से किया जाता है। तो सभी जीव में रेडियो पदार्थ होता है। कौन सा रेडियो पदार्थ होता है कार्बन 14। इससे करता क्या है जब जीव जन्म लेता है तभी से रेडियो एक्टिव पदार्थ खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मान के चलो दब गया, मर के दब गया, कहीं मिला बाद में मिला 100 साल के बाद मिला, तो 100 साल के बाद अगर मिला तो उसका जो कार्बन है खत्म हो रहा होगा मोमबत्ती की तरह। तो जो अभी 10 साल पहले मिला तो उसका कार्बन ज़्यादा होगा, लेकिन जो 100 साल के बाद मिला उसका कार्बन धीरे धीरे बहुत कम बचा होगा। तो इसी बात से क्या करता है अंदाज़ लगा लिया जाता है, इसका एज निकाल लिया जाता है कि कितना साल पहले वो जन्म लिया था, कितना साल पहले वो मरा था। अगर 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 अपना लोग का एज एकदम वास्तविक एज चाहिए, अगर कोई करा नहीं मेरा एज अभी है
16 साल है, लेकिन वो एग्जाम रियल में है अगर 30 साल का, तो उसका एग्जाम अगर एज पता करना है तो कैसे करना, बस यही विधि से। कुछ नहीं करता है, डॉक्टर की करता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ ये जो होता है उसका कार्बन कहीं से तनी सा निकालता है हड्डी, लैब में जाकर टेस्ट कर लेता है इससे कितना कार्बन ख़त्म हुआ है, तो उससे पता चल जाता है कि 12 साल से या 16 साल से इसका ख़त्म हो रहा है। 16 साल से ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब इसका एज कितना है, 16 साल है। तो किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। इसमें क्या किया जाता है, हर एक जीव के अंदर क्या रहता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रहता है, C14 रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत धीरे धीरे खत्म होता है, इसी से यह अनुमान लगाया जाता है या कितना दिन से खत्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अपना लोग पढ़ लिए जीवाश्म के बारे में, तो जीवाश्म के बारे में पढ़ लिए, उसका आयु पता करने के दोनों तरीका के बारे में पढ़ लिए। इस तरह से पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरह से पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है, हम उसका जवाब पूरा 100% देंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया तरीके से सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।